गुड इवनिंग ऑल। एक हफ्ते बाद हम वापस मिल रहे हैं। आपका हफ्ता अच्छा गया होगा ऐसा हम सोचते हैं। आज की शुरुआत, आज दिन भी हमारे जो भी मन में द्विधा अवस्थाएं रही होगी वो हम सब दूर करेंगे। और आज की शुरुआत भगवान धन्वंतर की प्रार्थना करके खुद के भी हेल्थ के लिए और हमारे रुग्णों के भी हेल्थ के लिए हम मनोकामना करेंगे और आज का व्याख्यान शुरू कर देते हैं। भगवान धन्वंतरी की प्रार्थना, सब लोग हाथ जोड़े। ॐ शङ्खं चक्रं जलौकान् दधदमृतघटं चारुदूर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां सुखपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ धन्वन्तरये नमः। अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। ओम शांति 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 ही। आदरणीय गुरुवर्य वैद्य प्रशी पवार सर, वैद्य त्रिलोक धोपेश्वरकर सर और वैद्य संतोष सूर्यवंशी सर, इनको नमन करके आदरणीय वैद्य समीर जमदग्नि सर, वैद्य रामदास आवाड सर, वैद्य उदय कुलकर्णी सर, इनको तहे दिल से नमन करके आज का व्याख्यान शुरू करने जा रहा हूं। निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल, जिसके वजह से मैं आज आपके सामने हूं, और आज का लेक्चर का विषय है प्रतिशय। ये एक्चुअली प्री डेमो लेक्चर्स है, लेकिन हमें कोई भी बीमारी में, कोई भी डिसीज में सोच कैसी रखनी है इसके बारे में हमें जानना है। अगर हमारी सोच सही होगी, हमारी सोच की दिशा सही होगी, तो हमें डिसीज जो है कोई भी हो ठीक करने के लिए प्रॉब्लम्स नहीं होता है। अगर हमारे बीमारी के बारे में सोचने की सोच ही हमारे पास नहीं रहेगी तो फिर हम ज्यादा अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जैसे कि एलोपैथी में सर्दी आई, सेट्रिजिन दे दो, एटरेक्स दे दो या लिवोसेट्रिजिन दे दो, ऐसा कि लिमिटेड, या पेन किलर पैरासीटामोल दे दो, या और उसका आगे का हम सोच सकते हैं। लेकिन आयुर्वेदा में हमें अगर सोचना है तो हमें एक्यूट कंडीशंस के, पहले जमाना था कि लोग सिर्फ क्रोनिक कंडीशंस पे ही पेशेंट्स आते थे। अभी अगर हम देखते हैं आयुर्वेद का अवेयरनेस इतना काफी अच्छा बढ़ा है, तो 1 महीने का बच्चा भी आज सर्दी खांसी के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेद लेने के लिए आ जाता है। तो 1 महीने से लेके 80 साल तक लोग जो है एक्यूट कंडीशंस में, सर्दी खांसी में, वायरल इन्फेक्शंस में, या जो भी उनको तकलीफ है उसके लिए आयुर्वेदा को लेने के लिए आते हैं। आप अगर देखेंगे तो जनरल प्रैक्टिस में सर्दी खांसी का तो सीजन होता है। क्लाइमेट चेंज हो गया, बारिश हो गई, ठंडी में हो गई, या बीच में ही गर्मी में बारिश आ गई, तो ये जो क्लाइमेट चेंज है उसमें सर्दी खांसी बुखार, ये जनरल प्रैक्टिस का ब्रेड एंड बटर ऐसा माना जाता है। वही अगर ब्रेड एंड बटर हमारे आयुर्वेद की तरफ से आता है तो इस तरीके से हमें उसे हैंडल करना
अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो पेशेंट्स जो है वो बाउंस हो जाएंगे, पेशेंट जो है उनका आयुर्वेद के ऊपर विश्वास उठ जाएगा, उनका वो आपसे जुड़े नहीं रहेंगे। इसलिए हमें ये जानना है, इसलिए हमने ये पहले ही डिसीजन लिया है कि सर्दी खांसी बुखार इसको हमें आयुर्वेद के हिसाब से कैसे सोचना है। तो आज हम देखते हैं कि आयुर्वेद क्या कहता है। आप देखेंगे ये सबसे कॉमन बीमारी है, जैसे कि सर्दी खांसी और बुखार। इसकी डिटेल्स में अगर हम देखते हैं, तो प्रतिशय मतलब क्या है, आयुर्वेद क्या बोलता है। तो आपको भी पता है सबको कि जो भी नासिका से बाहर पड़ता है उसे प्रतिशय बोला जाता है, फिर वो पानी हो या कफ हो या पीला कफ हो या छींक से जो भी बाहर पड़ता है इसको प्रतिशय बोलते हैं। इसके आयुर्वेद ने कुछ टाइप्स किए हैं, वातज है, पित्तज है, कफज है, सन्निपातज है, रक्तज है। अगर ये ठीक तरह से हम ट्रीट नहीं करते हैं तो दुष्ट प्रतिशय बन जाता है, ये भी हमें देखना है। अगर हम देखते हैं कि आयुर्वेद में कोई भी चीज हमें समझनी है तो दोषों के तरफ से समझनी होती है। सुश्रुत चरक और वाग्भट ने तो 3 दोष बताए हुए, सुश्रुत चौथा दोष बताता है, वो है रक्तज, और इनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो वो है सन्निपातज। मतलब हमें अगर वात, पित्त, कफ, रक्त, सन्निपात इससे जो भी दूषित होगा उससे हमें अगर सर्दी होती है तो हमें ट्रीटमेंट करते वक्त उसके बारे में अच्छी तरह से सोच के वो दोष को हम साम्य अवस्था में लाते हैं तो वो बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। म्हणजे बड़ा हुआ कफ अगर हम कम कर देते हैं तो कफ प्रतिशय ठीक होगा, बड़ा हुआ पित्त हम कम कर देते हैं तो पित्त प्रतिशय ठीक होता है, बड़ा हुआ वात हम कम कर देते तो वात प्रतिशय कम होता है। इसी तरीके से हमें डायग्नोसिस करते वक्त भी यही सोचना है, दोष कौन से है, दुष्य कौन से है, जगह कौन सी है। ये अगर हम अच्छी तरह से सोचते हैं तो हम अच्छी तरह से इसको ट्रीटमेंट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्योंकि अगर दोषों की गलत हो गई, अगर हम कफज प्रतिशय है उसको हम पित्तज प्रतिशय मान के चलने लगे और उसके वजह से अगर हम दवा देने लगे, कोई भी पेशेंट आया उसको सीतोपलादी चूर्ण, अभी हम देखते हैं सर्दी खांसी हो गई तो बहुत सारे लोग सीतोपलादी चूर्ण देना शुरू कर देते हैं, नहीं तो कुछ तो अडुलसा सिरप देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सीतोपलादी चूर्ण है, ये वासा अडुलसा चूर्ण है या अडुलसा सिरप जो है वो सिर्फ पित्तज प्रतिशय में या पित्तज कास में ही यूजफुल होता है, वो वातज में या कफज में नहीं होगा। क्योंकि वासा जो है वो वातकर है, वो वातज कास में आपको फायदा नहीं देगा या कफज कास में भी उतना फायदा नहीं देगा जितना कनकासव दे सकता है। इस तरीके से हमें ये जानना है कि हमें कौन से, क्योंकि क्या है हमें कॉमन ट्रीटमेंट नहीं करनी है, क्योंकि कॉमन तो लोगों को सीतोपलादी चूर्ण भी बालाजी में का सीतोपलादी चूर्ण तो हर एक मेडिकल काउंटर में मिलता है, या जो लोग एडवर्टाइज करते हैं अडुलसा सिरप रहेगा या सीतोपलादी चूर्ण रहेगा, वो यही दवा आप देने लगे तो लोगों को ऐसे लगेगा ये डॉक्टर को कुछ भी नहीं आता है, ये तो हमें भी पता है कि सर्दी खांसी हुआ तो सीतोपलादी चूर्ण लेना होता है। लेकिन अब दोषों के हिसाब से सोचते हैं, लोगों को वो ये बताते हैं, ये समझाते हैं कि ये सर्दी खांसी जो है वात की वजह से बढ़ी है, पित्त की वजह से बढ़ी है, कफ की वजह से बढ़ी है, रक्त की वजह से बढ़ी है, और आपको ये दोषों को साम्य अवस्था में लाना है तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा, और ये अगर चीजें आप करते हो तो ही आप ये ठीक हो जाएंगे। दूसरी, दोषों के साथ हमें ये सोचना है कि उसके हेतु क्या है। बहुत बार पेशेंट अगर ककड़ी खा के आता है तो उसका वातज प्रतिशय बढ़ना स्वाभाविक है, जैसे दही खाता है तो उसका पित्त कफज प्रतिशय बढ़ना स्वाभाविक है, जैसे केला खाता है तो उसका कफज प्रतिशय बढ़ना स्वाभाविक है, बारिश में भीग के आता है तो उसका वातज प्रतिशय बढ़ना स्वाभाविक है। तो हमें ये जानना है कि उसके हेतु क्या है, मतलब किस चीज खाई और उसके बाद उसको एक्यूट की बात कर रहा हूं मैं, क्रोनिक की तो जैसी उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है वैसे वैसे उसको ये बीमारियां हो जाती है, लेकिन एक्यूट चीज में हमें ये देखना है कि कौन सी वजह से इसका बीमारियां हुई है। और क्रोनिक की वजह से हमें ये देखना है कि उसको अजीर्ण है, वो वेग विधारण ज्यादा करता है, क्रोध ज्यादा करता है,
धूल के संपर्क में ज्यादा रहता है, ठंडी हवा में एसी में उसका काम ज्यादा है, अधिक बोलने का वो काम करता है, या अधिक जल पानी पीता है, रात को जागरण करता है, दिन में सोता है, अधिक बोलने का काम करता है, उसको मतलब अधिक आंसू गिराने का मतलब उसको कुछ तो सदमा पहुंचा है, इसके वजह से उसको या उसका स्वभाव ही ऐसा है, छोटी चीज हो जाती है तो वो रोना शुरू कर देता है, तो इसके वजह से भी ये सब चीजें हो सकती है। तो हमें ये जानना है कि इसकी वजह क्या है। ऋतु विषमता है, तो ऋतु विषमता में उसको अगर सर्दी खांसी होती है तो इसका मतलब उसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है। तो हमें ये जानना है इस सब में से, तो इसकी हमें अभी उसके मतलब अभी के हेतु क्या है, उसके रूटीन के हेतु क्या है, उसके हेतु और अभी के हेतु की वजह से उसकी इम्यूनिटी कितनी डाउन हुई है, इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से उसको क्या क्या होता है, ये अगर हम अच्छी तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो हमें इसे चिकित्सा करना आसान होता है। अभी 2-4 दिन से उसको सर्दी खांसी हुई है, तो उसको आपको 15 दिन का 1 महीने का दवा देने की जरूरत ही नहीं, 4-5 दिन का दवा दे देते तो भी पेशेंट ठीक हो जाएगा। अभी पेशेंट्स अगर रिकरेंट में आ जाता है, उसको रिकरेंट साइनोसाइटिस होता है, रिकरेंट एलर्जिक राइनाइटिस होता है, या रिकरेंट ब्रोंकियल अस्थमा रहता है, तो पेशेंट्स को आपको ज्यादा दिन दवा देने की जरूरत है, ये समझना है। तो हमें इससे ये भी समझना है पेशेंट्स को क्या परहेज बताना है, कितने दिन का बताना है, कितने दिनों तक उसको दवा देना है, और रिकरेंट का अगर पेशेंट रहेगा तो उसको आपको अपुनर्भव चिकित्सा भी देनी पड़ेगी। तो ये हमें जानना है कि उसको अपुनर्भव देना है नहीं देना है। तो अभी अगर आप सर्दी खांसी तुरंत हुई है, ऐसे पेशेंट्स को आप 15 दिन की दवा लेके उससे 1500-1600 रुपए अगर ले लेते तो वो वापिस आपके पास कभी नहीं आएगा। तो ये भी आपको मतलब स्मार्टनेस इन द क्लिनिक ऐसा होना चाहिए। अगर सर्दी खांसी के लिए आता है तो वो बाहर मेडिकल से एक गोली ले लेता है 2-4 रुपए की, वो भी ठीक हो जाती है। तो अगर आप 200-400 रुपए ले लेते तो उतना वो बॉदर नहीं करेगा, लेकिन आप डायरेक्टली 1500-1600 रुपए लेंगे तो 4 दिन का 5 दिन का दवा दो उसको वापस। अभी जनरल प्रैक्टिस वाले क्या करते हैं ये देखो ना, सोचो ना, जनरल प्रैक्टिस वाले क्या करते हैं, पहले 3 दिन का ही दवा देंगे। आप जाओ उनके पास, सर्दी खांसी ऐसा बोलो, ये बोलेंगे ये 3 दिन दवा लो, 3 दिन बाद मुझे आके दिखाओ। आप क्यों नहीं ऐसा कर सकते? क्योंकि जनरल प्रैक्टिसर आप अलग नहीं हो, आप वो उस तरीके से सर्विस नहीं दे रहे हो, उस तरीके के पेशेंट्स नहीं देख रहे हो, उस तरीके से पेशेंट्स हैंडल नहीं कर रहे हो। इसके वजह से हमारी त्रिभुवन कीर्ति भी अच्छा उसको पसीना लाके बुखार को कम करती है। हमारा नाक गुट्टी में ऑलरेडी बचनाग है, वो भी अच्छी तरह से पसीना लाके पेशेंट्स को बुखार कम करता है। हमारा महासुदर्शन काढ़ा भी अच्छा पसीना लाके पेशेंट्स को बुखार कम करता है। तो ये सिर्फ पैरासिटामोल देके ही उसको बुखार कम करने की जरूरत क्या है? तो ये आपको सोचना है, अच्छी तरह से सोचना है, पेशेंट्स को कन्विंस करना है, और उसी के साथ आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो तो वो आप एक नंबर प्रैक्टिशनर्स हो सकते हैं। उसके पूर्व स्वरूप जैसे स्नीजिंग है, शिरोगौरता है, शिरपूर्णता है, स्तंभ है, अंगमर्द है, रोग हर्ष है। बहुत सारे पेशेंट्स को नासा प्रदेशी कंडू होता है, इसके वजह से उनको ये प्रतिशय या शवतु हो जाता है। आयुर्वेद में शास्त्र ने वातस प्रतिशय, पित्तस प्रतिशय, कफस प्रतिशय और रक्तस प्रतिशय, इनके अलग अलग सिम्टम्स दिए हैं। सिंपली मैं बताता हूँ आपको इसको क्या सोचना है। अगर पानी जैसा उसका नाक बहता है और छींके ज्यादा आती है तो आपको उसको वातस प्रतिशय बोलना है। पानी जैसे एकदम पतला पानी जैसे आता है और छींके आती है तो उसको वातस प्रतिशय बोलना है। पित्तस प्रतिशय जो है उसको वहां पे रेडनेस होगा, जलन होगा, वहां पे फुंसिया भी आ सकती है, उसके वजह से उसको बुखार भी आ सकती है, तो उसको पित्तज प्रतिशय बोलना है। या उसका कब जो है वो पीला रंग का हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि मेरा कब जो है पीला रंग का आता है, तो ये समझ लेना है कि उसका पित्तज प्रतिशय है। उसकी चिकित्सा जो है वो आपको अच्छी तरह से करना है। और कफस प्रतिशय तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली उसका गाढ़ा कफ होगा, यहाँ पे तनु कफ होगा, यहाँ पे गाढ़ा कफ होगा, ये एकदम सिंपल डिफरेंस है उसमें। उसके बाद उसको थोड़ा सा सांस फूलेगी, उल्टी जैसा लगेगा, जो कफ के जो सब कंडू है, मधुराश्यता है, गौरवम है, भोजन के प्रति अरुचि रहेगी, ये सब लक्षण सुख कफज प्रतिशय में। अपने को दोषों को सिंपली समझना है,
बहुत आप उसमें अगर कॉम्प्लिकेशंस में समझने जाएंगे तो आपको तकलीफ होगी, आप ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। रक्तज प्रतिशय जो है वो थोड़ा सा पित्तज प्रतिशय जैसे ही सिम्टम्स दिखाता है, लेकिन यहाँ से बहुत सारे पेशेंट्स को जो नाक बहता है उसमें खून भी होता है, रक्त धातु हो जाता है, तो उसको आपको रक्तज प्रतिशय समझना है। उसके साथ साथ उसको जो श्वास रहेगी उसको वो टिपिकल एक इसका जो गंध होता है रक्त का, वो रक्त का गंध उसके श्वास में दुर्गंधता पैदा करता है। तो इस तरह से आपको चार चीजें को सिंपली समझना, ये वातज है, ये पित्तज है, कफज है, रक्तज है। क्योंकि इसको नहीं समझेंगे तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे, ये 101% है। कोई भी पेशेंट आया कफज प्रतिशय का आया और उसको आपने सितोपलादी दिया, पेशेंट ठीक नहीं होगा। वातज प्रतिशय आया, उसको आपने सितोपलादी दिया, पेशेंट ठीक नहीं होगा। आपको प्रॉपरली डायग्नोस करना है और उसके साथ ही उसको ट्रीटमेंट देना है। इसको थोड़ा सा जानेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। प्रतिशय में विशेषता, जैसे हम प्रमेय में विशेषता कफ प्रकोप रहता है, त्रिदोष तो रहता ही रहता है, लेकिन अधिक के जो प्रकोप रहता है वो वात का रहता है प्रतिशय में। जैसे कि कुष्ठ में जो है अपना प्रमेय में जो है कफ का प्रकोप रहता है, गुल्म जो है वात का प्रकोप रहता है अधिकतान। तो इसी तरह से अगर संप्राप्ति में देखेंगे तो वात का प्रकोप अधिक रहता है। इसके वजह से ये जो बीमारी है प्रतिशय की, ये विषमता ज्यादा दिखाती है। ये कभी ठीक होती है, कभी तकलीफ देती है, कभी तुरंत अच्छा लगेगा पेशेंट्स को, कभी उसकी तकलीफ जाएगी नहीं। तो इसलिए हमें जानना है कि वातज प्रतिशय जो है या प्रतिशय जो है, इसमें रूटीनली ही वात प्रकोप अधिक होता है। आपको कब भी कम करना है तो भी वात को सोच के कम करना है, पित्त को भी कम करना है तो वात को सोच के ही कम करना है, या कफ को भी कम करना है तो वात के सोच के ही कम करना है। तो इसीलिए इसका संप्राप्ति भी आपको ध्यान में रखना ही है 101%। दुष्ट प्रतिशय, अगर प्रतिशय की चिकित्सा प्रॉपरली नहीं होती है, ज्यादा दिन वो रहता है, तो उसको दुष्ट प्रतिशय बोलते हैं। तो उसमें फिर अग्निसाध होगा, भूख उसकी कम हो जाएगी, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, खांसी भी होगी, उसको बुखार भी आ सकता है, या उरशूल, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को उरशूल भी होता है, या मुख में दुर्गंधता होगी। इसको जो है वो उसको हम दुष्ट प्रतिशय ऐसा बोल सकते हैं। चेहरे के उसके ऊपर सूजन होगी, कभी कभी नासिका सूख जाएगी, कभी गीली रहेगी। मैंने जैसे बोला इसमें दुष्ट प्रतिशय मतलब ये दोनों का ऊपर चला गया, उसका सूजन होगी, कभी गीली होगी, कभी नासिका सूखी हो जाएगी, नासा में उसको ब्लॉक मतलब नेजल ब्लॉक उसको लगेगा, चोकअप सेंसेशंस होगा उसको, या कभी कभी कफ के साथ पीला रंग का, रक्त का रंग का ये कब भी निकल सकता है। और ज्यादा ही अगर वो पुराना होगा तो उसको कृमि की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन मैंने कृमि उत्पत्ति वाला कभी मैंने देखा नहीं। लेकिन ऊपर के सब जो सिम्टम्स है वो मैंने काफी देखे हैं, पेशेंट्स काफी उसके दुष्ट प्रतिशय में आते हैं और वो अच्छी तरह से आयुर्वेद से हो जाते हैं। आपको सिंपली ये समझ लिया, दोष एक बार आपने समझ लिया तो आपको अवस्था समझनी चाहिए, मतलब आमावस्था है या पक्वावस्था है। क्योंकि अवस्था अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आप चिकित्सा देने में गलत कर सकते हो। तो इसलिए आपको ये जानना है कि अभी की पेशेंट्स की अवस्था क्या है, आमावस्था है, पक्वावस्था। पहले तो दोष ही समझ लो, दोष समझने के बाद उसकी अवस्था समझ लो, वो मतलब दुष्ट प्रतिशय में चला गया है या वो अभी प्रतिशय में ही है, ये समझ लो। उसके बाद अवस्था समझ लो, आमावस्था है या पक्वावस्था है। आमावस्था का सिंपल श्लोक जो है, क्योंकि उसको आलस्य, गौरव, तंद्रा, अंगमर्द, ज्वर, स्तम, ये लक्षण आम के होते ही हुए, कोई भी बीमारी ले लो, कोई भी बीमारी में ये अगर लक्षण होते हैं तो इसका मतलब होता है ये आमावस्था में बीमारी है। प्रतिशय में भी आमावस्था होती है। उसको अगर ज्वर है, अंगमर्द है, गौरव है, अरुचि है, तो आपको ये जानना है कि इसकी आमावस्था है। अगर वो आमावस्था मतलब पक्वावस्था में जाता है तो उसको लाघवता होगी, स्नीजिंग कम होगा, स्राव अल्प होगा, या पेशेंस ठीक हुआ है। ये हमें कैसे जानना है, तो ये पक्वावस्था से भी हम जान सकते हैं कि हम जो चिकित्सा कर रहे हैं ये चिकित्सा से पेशेंट ठीक हो रहा है। उसके बाद उपद्रव, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं।
ये इम्पोर्टेंट इसलिए रहते हैं कि पेशेंट्स हमारा आता है कर्णबाधिर्य को लेके, जब हम उसकी डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं तब हमें पता चलता है कि उसको क्रोनिक या दुष्ट प्रतिशय है, या कोई कोई पेशेंट्स के गंधनाश हुए रहते हैं, किसी का अंधत्व आया होता रहता है, किसी को नेत्र रोग होते हैं, किसी को चेहरे पे सूजन होती है, किसी को कास होता है, और ये इसकी हिस्ट्री जब हम लेते हैं तब पता चलता है कि इसको प्रतिशय था। शास्त्र ऐसे बोलता है कि जिसकी वजह से ये हुआ है उसको हमें ठीक करना है। हम अगर कास को ठीक करने जाएंगे सिर्फ, तो कास जितना दिन आप दवा देंगे उतने दिन ठीक हो जाएगा, लेकिन जब आप प्रतिशय से लेके कास तक ठीक करते हो प्रतिशय से लेके कास तक ठीक करते हो तो ही आप सही मायने में ट्रीटमेंट करते हो। या कर्णबाधिर्य का पेशेंट्स आता है, आप सिर्फ उसको कर्णपुरंग देंगे, सारीवादी वटी देंगे, तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। जब तक उसकी प्रतिशय के लिए नस्य आप अच्छी तरह से नहीं करते हो, प्रतिशय के लिए उसका वातस था, पित्तस था, कफस था, कर्णबाधिर्य में ज्यादातर वातस प्रतिशय होता है, तो वातस प्रतिशय रहेगा तो उसको वातस प्रतिशय की चिकित्सा के साथ साथ कर्णबाधिर्य की चिकित्सा करनी चाहिए, तब जाके उसको अच्छी तरह से रिजल्ट्स मिलेंगे। वैसे ही अंधत्व है, अंधत्व में ज्यादातर अगर उसका आंख को विशेषता श्लेष्मतो भयम ऐसा बोला हुआ है, मतलब आंख को जो है श्लेष्मा का भय रहता है। अगर उसका यहाँ पे प्रतिशय है और आप उसका अंधत्व का चिकित्सा कर रहे हो, सप्तामृत लोह दे रहे हो या कुछ तो अलग ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो ठीक नहीं होगा जब तक आप उसकी प्रतिशय अच्छी तरह से ठीक नहीं करते हो तब तक। उसी तरीके से ये बाकी जो भी रोग भी जो है उसी को जानना है, क्योंकि उपद्रव हमेशा ध्यान में रखना है, उसका वजह क्या है। अगर कोई भी बीमारी उपद्रव तक जाती है, इसका मतलब उसकी जो है कि चिकित्सा अच्छी तरह से नहीं हुई है, वो दुर्लक्षित रहा है और उसके वजह से इसके उपद्रव हुए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, जानना है, समझना है। अभी आपने हेतु देखे, उसके पूर्व रूप देखे, उसके रूप देखे, रूप में प्रकार देखे, प्रकार में अवस्थाएं देखी, उसके बाद जो है वो आप जाएंगे चिकित्सा की तरफ। अभी तक किसी को, या उपद्रव देखे उसके, अभी तक किसी को कुछ कंफ्यूजन या कुछ ये रहेगा तो यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक लेके हम इसके कम्युनिकेशंस में जाएंगे। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो हम आगे चल जाएंगे। इसको केस प्रेजेंटेशन के थ्रू अगर हमें जानना है कोई भी पेशेंट, तो मैंने जैसे बोला कि आप उसको वातस प्रतिशय जैसे कि उसको स्नीजिंग होगा, पतला पानी नाक से बह रहा होगा, उसमें हमें ये देखना है कि उसको अभी तुरंत हुआ है या हमेशा ये होते रहता है, इसको हमें अच्छी तरह से जानना है। तो अगर उसको तुरंत है, उसके साथ ज्वर है, अंगमर्द है, तो उसको सिंपली चिकित्सा देना है कि जो मैंने बोला 5 दिन की चिकित्सा दे दो, उसको खत्म करो। यही अगर क्रोनिक है तो उसके बारे में क्या क्या चिकित्सा करनी है ये हम आपको आगे जाके बताने वाले हैं। तो पेशेंट्स को इजीली हमें ये जानना है कि नाक से पानी बह रहा है, छींके आ रही है, इसको वातस प्रतिशय बोलो। नाक से गाढ़ा कफ बाहर आ रहा है, उसको कफस प्रतिशय बोलो। नाक से जला जैसा लगता है, नाक से धूम मतलब जलन होती है, नाक में फुंसी आती है और पीला कफ आ रहा है, उसको पित्तस प्रतिशय बोलो। नाक से खून आता है, उसके खून के साथ कफ आता है, उसकी दुर्गंधी आती है, उसको आप वातस प्रतिशय बोलो। ये जो है ये प्रतिशय के बारे में आपको उसको सोचना है। डीएनएस नाक की हड्डी, अभी डीएनएस के बारे में सोचेंगे। देखो जब प्रतिशय क्रोनिक होने लगता है तो वहां के टर्बिनेट्स जो है वो स्वेल होने शुरू हो जाते हैं, और टर्बिनेट्स स्वेल होने के बाद वहां का जो कार्टिलेज है उसको वो प्रेस करते हैं, और प्रेस करने के बाद वो कार्टिलेज टेढ़ा बन जाता है। ज्यादा ही प्रेस किया तो वहां का बोन भी टेढ़ा हो जाता है, और इसके वजह से उसका कार्टिलेज और बोन दोनों टेढ़ा होने की वजह से उसको डीएनएस बोलते हैं। कुछ उसके स्टेजेस भी होते हैं। तो इसको हमें पहले समझना है कि इसको प्रतिशय है,
उसको दुष्ट प्रतिशय है, तो पहले उसको हमें क्या ठीक करना है, तो पहले उसका दुष्ट प्रतिशय ठीक करना है। जब तक आप प्रतिशय ठीक नहीं करेंगे, वहां की जो टर्मिनेट्स है उनकी स्वेलिंग ठीक नहीं करेंगे, तब तक आप डीएनएस का ऑपरेशन भी कर देंगे तो भी पेशेंट्स को रिकरेंट डीएनएस होता है। आप अगर देखते रहेंगे, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं वो डीएनएस को रिकरेंट लेके आते हैं। तो पहले आपको उसको ये देना है कि नहीं, स्लाइड मूव नहीं हो रही है, स्लाइड वही जगह पे रह रही, क्वेश्चन को आंसर दे रहे हैं हम। तो अगर डीएनएस को हम पहले समझना है तो उसको दुष्ट प्रतिशय की चिकित्सा करो। दुष्ट प्रतिशय की चिकित्सा करने के बाद उसके टर्मिनेट की स्वेलिंग कम हो जाएगी। जैसे ही टर्मिनेट की स्वेलिंग कम हो जाती है, वैसा ही उसको उसका जो प्रेशर है वो उसी के ऊपर का कम हो जाएगा। और जैसे ही प्रेशर कम होता है, वहां पे अच्छी तरह से स्नेहन करके रोज उसको कुछ वहां की छोटी सी एक्सरसाइज जो है, या वहां पे छोटा सा आप अगर नाक सीधा करते हैं हाथ से रोज रोज, तो भी उसका जो डीएनएस है वो, मतलब अगर वो कार्टिलेजनस रहेगा तो काफी हद तक वो ठीक हो जाता है। अगर उसमें बोन में ही डिफॉर्मिटी आई रहेगी, अगर उसको प्रॉब्लम्स नहीं है, उसको सिम्टम्स नहीं है, और उसको कॉस्मेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए कुछ भी ट्रीटमेंट मत दे दो, उसको बोलो सिर्फ आप कॉस्मेटिक करेक्शंस के लिए सर्जरी कर सकते हैं, क्योंकि आपको तकलीफ कुछ नहीं होगी इसके वजह से। तो आपको देखना है कि कॉस्मेटिक करेक्शंस करना है आपको, वो पेशेंट चाहता है तो उसको सर्जरी के लिए भेज दो। अगर वो कॉस्मेटिक करेक्शन नहीं चाहता है, अगर आप अच्छी तरह से उसके टर्बिनेट्स की स्वेलिंग कम करते हो, तो उसके नाक ओपन हो जाते हैं, उसका जो सिम्टम्स है चोकिंग ऑफ नोज वो चला जाता है, उसका जो रनिंग नोज है, छींके है, वो चली जाती है, और वो पेशेंट अच्छी तरह से ठीक होता है। उसके बाद नेजल पॉलिप के बारे में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो नेजल पॉलिप जो है, तो नेजल पॉलिप आपको क्षार कर्म करने होते हैं। पहले उसकी प्रतिशय को ठीक करो। प्रतिशय को ठीक करने के बाद, पॉलिप मतलब क्या है, वो जो कब जो है वो ज्यादा गाढ़ा बन के उसका एक वहां पे स्ट्रेंगुलेशन जैसा एक पार्ट बन जाता है, इसको पॉलिप बोलते हैं। और वो जो पॉलिप है वो रूटीनली आपके ऑयल से, या आपकी नशे से, या आपके धूमपान से, या आपकी रूटीन की ट्रीटमेंट जो हम प्रतिशय के लिए करते हैं वो तो करना ही है, उसके साथ साथ आपको उसको क्षार कर्म करना होता है। तो क्षार कर्म में अपामार्ग का क्षार है या क्षार का तेल है। अपामार्ग का क्षार डायरेक्टली लगा देते हो तो थोड़ा सा बर्नआउट होता है, उसको थोड़ा झिंझिनाहट होती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। अगर आपको थोड़ा सा स्लोली कंपैरेटिवली कम करना है, तो स्लोली कम करने के लिए आपको वो अपामार्ग का क्षार का तेल आता है, या क्षार कोई भी क्षार का तेल आता है, तो वहां पे उसको आप डेली बेसिस पे वहां पे अगर लगाते हो वो पॉलिप्स को, तो आहिस्ते आहिस्ते वो श्रिंक श्रिंक होके वो पॉलिप्स चला जाता है। ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है, लेकिन इसके मैंने ज्यादा पेशेंट्स नहीं किए हैं, लिमिटेड पेशेंट्स किए हैं, लेकिन उसमें काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। दूसरा जो है, उसको नेजल पॉलिप, कोई भी नेजल पॉलिप हो, डीएनएस हो, उसको पहला प्रतिशय ठीक करना है। प्रतिशय ठीक ना करते हुए आप तुरंत अगर अपामार्ग क्षार लगाने जाएंगे, या तुरंत आप डीएनएस के लिए ट्रीटमेंट करने जाएंगे, तो पेशेंट्स को अच्छी तरह से रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। एडोनाइड्स में सबसे सिंपल जो ट्रीटमेंट्स है, जो हम टॉन्सिलाइटिस में ट्रीटमेंट्स करते हैं, या जो भी ग्रंथि रुद्धि में चिकित्सा करते हैं, तो वो चिकित्सा आपको एडोनाइड्स में करना है। सिर्फ एडोनाइड्स में इसके साथ साथ आपको नस्य करना भी होता है। नस्य जो है थोड़ा सा षडबिंदु तेल या अनु तेल इसका करना होता है, ताकि वो ऑयल की वजह से वहां का जो एडोनाइड्स का स्वेलिंग्स है वो कम हो जाए। तो नस्य इन सब की, मतलब एडोनाइड्स हो, पॉलिप हो, या डीएनएस हो, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चिकित्सा होती है नस्य। इसका एक वीडियो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि हमें नस्य किस तरीके से करना है। दूसरी जो बात है, एडेनॉइड्स के लिए इंटरनल मेडिसिन भी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि सूक्ष्म त्रिफला है, कुकुरनखी गुग्गुड़ है, वरा गुग्गुड़ है, ये आपको यूज करना ही होता है। उसके साथ साथ आपको वरा और हल्दी, या वरा और यष्टि, डिपेंड ऑन पेशेंट्स दोष अवस्था। पित्त अगर रहेगा तो वरा और यष्टि दे सकते हैं, कफज अगर रहेगा पेशेंट तो वरा और हल्दी दे सकते हैं। इसका गार्गल्स बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि ये एडेनॉइड्स है वो काफी पीछे के साइड पे रहते हैं। अगर आप गार्गल्स अच्छी तरह से करते हो, तो नशे में हम बताने वाले हैं, अगर गार्गल्स आप करते हो तो एडेनॉइड्स काफी अच्छे होते हैं। इसके मैंने कई केसेस किए हैं। यही ट्रीटमेंट है, वरा गुग्गुड़, कुकुरनखी गुग्गुड़, सूक्ष्म वरा, और गार्गल के लिए त्रिफला हल्दी या त्रिफला यष्टि,
ऐसा मैं गार्गल्स के लिए यूज करता हूँ और काफी अच्छा। और नश्य ट्रीटमेंट तो मैंने बताया, षडबिंदु तेल या अनु तेल का नश्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रतिशा में आपको नश्य को भूलना ही नहीं है। स्वेदन करना है, टर्मिनेट स्वेलिंग। अभी स्वेदन के अलग अलग टाइप से हमें करना पड़ता है। अगर पेशेंट का कफज स्राव रहेगा तो हमें वचा, हरिद्रा, ऐसे जो वृक्ष द्रव्य है या हल्दी है, इसके हमें धूमपान लेना होता है। इससे उसकी स्वेदन से उसका स्वेलिंग कम हो जाता है। दूसरा जो है वो है, अगर उसका पित्तज रहेगा तो हमें थोड़ा सा अलग ड्रग यूज करना होता है। अगर कफज रहेगा तो टर्मिनेट स्वेलिंग कम करने के लिए हमें रुक्ष धूमपान करना होता है। वातज रहेगा तो हमें अमृत धारा जैसे द्रव्य है उसका स्वेदन देना होता है। और मतलब दोषों के हिसाब से भी हम उसको स्वेदन दे सकते हैं। स्वेदन से काफी अच्छा कम होता है। भल्ला तक तेल मैंने अभी तक यूज नहीं किया, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं जो है क्षार तेल यूज करता हूँ इसके लिए, पॉलिप के लिए, या अपामार्ग क्षार डायरेक्टली भी अप्लाई करते हैं। और मैंने बोला अनु तेल और षडबिंदु तेल का नश्य करते हैं। प्रदमन, हाँ प्रदमन नश्य करो, या मैं ऐसा बोलता हूँ कि डायरेक्टली अपामार्ग क्षार, अगर आप कोई मतलब हमारे कान में जो हम एयरबड्स यूज करते हैं उसको अगर आप लगा के अपामार्ग क्षार उसके वो पॉलिप को बराबर लगा देते हो तो वो काफी कम होता है। पॉलिप को डायरेक्टली वहां पे लगा देने का, नाक का जो अपना नेजल ओपनिंग का जो इंस्ट्रूमेंट्स आता है वो इंस्ट्रूमेंट से उसका नेजल ओपन रखने का, और बराबर उसके जो अपना जो एयरबड है उससे आप तेल का भी प्रसारण कर सकते हो, या उसके साथ आप अपामार्ग क्षार का भी प्रसारण कर सकते हो। डायरेक्ट लिया तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि उसको मतलब बाकी जगह पे लगने के वजह से भी उसको थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। तो हम थोड़ा ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। आपके जो क्वेश्चंस थे काफी आंसर देने की हमने कोशिश की है। ट्रीटमेंट में हमें ये नहीं भूलना है, स्नेहन, स्वेदन, वमन, धूमपान, गंडूष, इसको कभी नहीं भूलना है। और ऊपर की जो जगह है हमारी वो उष्ण रह जाएगी, इसके लिए हमें ज्यादा कोशिश करते रहना है। सिर्फ पित्तज में हमें को उष्ण नहीं रखना है। अगर वातज, मैंने बोला कि प्रतिशय में वात प्राधानता ज्यादा होती है, तो थोड़ा सा उसको लघु अम्ल लवण स्निग्ध उष्ण भोजन भी दे सकते हैं, लेकिन अद्रवम ये ध्यान में रखना है। हमारे पास प्रतिशय के पेशेंट्स आते हैं तो उनको हम 4 चीजें कंपलसरी अवॉइड करने को बोलते हैं। एक होता है पहला दूध के प्रोडक्ट्स, दूध, दही, छाछ, पनीर, बटर, ये पहला अवॉइड करो। दूसरा है राइस के प्रोडक्ट, इसको पहला अवॉइड करो। जो भी है इडली है, डोसा है, या चावल है, ये पेशेंट्स को अवॉइड करने को बोलते हैं। तीसरा जो है रवा मैदे का प्रोडक्ट, जैसे कि बिस्किट है, टोस्ट है, खारी है, ये सब हम पेशेंट्स को अवॉइड करने को बोलते हैं। और चौथा है फल फ्रूट, क्योंकि अद्रवम बोला है, हर कोई भी फल जो है वो द्रव युक्त ही होता है, तो हमें अद्रवम पदार्थ ही यूज करना है। और फोर्थ जो है वो है एग्स। हमारे भाषा में एग जो है वो सर्दी बढ़ाने में एग्स, और मैंने दूध में से पनीर और इधर एग्स, ये पेशेंट्स को कंपलसरी 5 चीजें अवॉइड करने को बोलते हैं। पेशेंट्स अच्छा काफी जल्दी ठीक हो जाता है। पानी अगर ज्यादा पीता रहेगा तो पानी उसका कम कर देना है, मेडिकेटेड वाटर उसको बोलते हो, तो और अच्छा फायदा हो जाता है उसको। मतलब बाहर के बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो प्रतिशय से, अभी दुष्ट प्रतिशय के बारे में भी थोड़ा यहाँ पे बात करेंगे। बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो सर्दी से परेशान रहते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज के लिए सुबह सुबह 1 घंटा खुली हवा में चले जाते हैं। तो इनको पहले ये बताओ, तो ये मेरे पे हर एक पेशेंट्स को बताया जाता है, आपको अगर सर्दी खांसी है तो आपको खुली हवा में एक्सरसाइज नहीं करना है। आपको रूम में रहो, रूम में आप योगासना करो, आपको बीमारी भी नहीं होगी, और आप जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो भी आपकी हो जाएगी। तो ये पहला हर एक पेशेंट्स को बता दो 101%, क्योंकि ये अगर नहीं बताते आप तो पेशेंट्स को जो बाहर की हवा, क्योंकि उसका हेतु में बताए, धूम जो है या धूल जो है, रज जो है, रजकण जो है ये बाहर की हवा में ज्यादा रहेंगे।
आपने अगर कोरोना में किसी ने ऑब्जर्व किया क्या नहीं किया पता नहीं, लेकिन कोरोना में जब लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया तो बहुत सारे जो ये सर्दी खांसी के पेशेंट्स बार बार बीमार पड़ते थे, उनका ये सर्दी खांसी होना कम हो गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि चाहे तो ऐसे जो पेशेंट्स है उनको आप मास्क पहनना बता सकते हो। हमें ऐसा लगता है कि मास्क हम ज्यादा पेशेंट्स को पहनने को नहीं बोलते हैं, लेकिन ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिनको बाहर जाने के बाद धूल से धूप से अगर धूल से रजकण से अगर उनकी सर्दी खांसी बढ़ती है तो वो भी आयुर्वेद ने उसका एक हेतु बताया हुआ है। उस हेतु का अगर आप जब तक निवारण नहीं करेंगे मास्क जैसी चीजें यूज करके, फिर उसकी इम्यूनिटी अच्छी बढ़ा के फिर वो मास्क निकाल देते हैं, तो भी काफी पेशेंट जो है वो ठीक होने में फायदा होता है। क्योंकि अभी तुरंत के लिए आपको उसका प्रिवेंशन करना होता है, हेतु निवारण करना होता है। तो उसको मास्क लगाने को बोलो और आप अंदर से उसकी इम्यूनिटी बढ़ाओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको मास्क निकालने को बोलो। उसका जो शास्त्र ने बोला है पादानुक्रमित आहिस्ता आहिस्ता वो मास्क बंद कर दो और फिर वो अच्छी तरह से पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे जो लोग रहते हैं कि उनका मतलब हवा में मतलब गाड़ी में 50-100 किलोमीटर जाते हैं, लेकिन वो कान को कुछ नहीं पहनते, सर को कुछ नहीं पहनते, कोई हेलमेट नहीं पहनते और उनके बाद उनकी खुली हुई रहती है। तो ऐसे लोगों को 100% आप बताओ आप हेलमेट पहनो, उसके अंदर कपड़े से आपका जो कान है वो बांध दो, तब जाके आपकी सर्दी खांसी रुकेगी। क्योंकि ये अगर चीजें आप करेंगे नहीं, पेशेंट्स को बताएंगे नहीं, पेशेंट्स को पूछेंगे नहीं आप कहाँ जाते हो, कैसे जाते हो, किस तरीके से जाते हो। आप अगर कोई सिग्नल पे 10-15 मिनट खड़े रहेंगे तो अगर आप वो एक प्रयोग करके देखो, 15 मिनट खड़े रहो और 15 मिनट के बाद आपका जो टिश्यू पेपर है उससे आपका चेहरा पोंछो और 15 मिनट के पहले पोंछो, आपको ध्यान में आएगा 15 मिनट में आपका चेहरा काला हो जाता है। इसका मतलब जो रजकण है जो धूलकण है वो सब आपके शरीर के ऊपर जाते हैं, नाक में जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। तो ऐसे जो लोग टू व्हीलर पे स्पेशली ट्रेवल्स करते हैं, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फोर व्हीलर में ट्रैवल करते हैं लेकिन खिड़कियां खुली रखते हैं, तो ऐसे लोगों को भी आपको ये चीजें अच्छी तरह से बताना है कि आपको आपका नाक जो है वो उसको सेव करना है, अच्छी तरह से रखना है। या जो भी बच्चे एकदम जल्दी सुबह सुबह स्कूल में जाते हैं और उनको बार बार सर्दी होती है, तो वो स्कूल में जाते वक्त आगे मम्मी के आगे बैठ खड़े रहेंगे और नाक मुंह सब खुला रहेगा, तो वो बच्चों को भी सर्दी खांसी होती। तो ये भी चीज आपको देखना है, सोचना है, बताना है। इस तरीके से आपको उसका निदान परिवर्जन करना है। स्नेह जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है प्रतिशय में। नव प्रतिशय जो इसमें तो घृतपान नहीं रहता है, लेकिन जीर्ण प्रतिशय में आपको घृतपान अच्छी तरह से यूज करना होता है। फिर वो गुड़ुचि घृत, अमृता घृत हो, वासा घृत हो, कल्याण घृत हो, या और कोई भी घृत आप यूज कर, या इसका शुंठी घृत भी आप पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं। उसके भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आप पुराना प्रतिशय में यूज कर सकते हैं। या आपके पास पंचतिक्त घृत रहेगा तो उसके कंटेंट अगर आप देखेंगे तो उसमें गुडुचि भी है, वासा भी है, कंटकारी भी है, निम्ब भी है, पटोल भी है। तो ये भी घृत जो है वो पंचतिक्त घृत भी, अगर बाकी घृत मोस्ट ऑफ इजीली नहीं अवेलेबल होते तो पंचतिक्त घृत भी आप प्रतिशय में अच्छी तरह से यूज करते हो, तो भी पेशेंट्स का प्रतिशय जो है अच्छी तरह से चला जाने में फायदा होता है। स्वेदन में मैंने बोला कि आप नाड़ी स्वेद दे सकते हो, बाष्प स्वेद दे सकते हो, उसको अमृत धारा की वाप दे सकते हो, या नाड़ी स्वेद में दशमूल आदि द्रव्य डाल के दे सकते हो, या इनडायरेक्ट हीट भी आप उसको दे सकते हो। या नस्य जो है, नस्य में मैंने बताया आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट नस्य होता है इसमें, वो है षडबिंदु तेल या अनुतेल का। 8 दिन का अगर आप अच्छी तरह से उसको नस्य करते हो तो पेशेंट्स काफी अच्छे तरीके से उसको रिजल्ट्स मिलता है। अगर पेशेंट को क्लिनिक पे बुला के उसको नश्य करते हैं तो ही 8 दिन में अच्छा फायदा होता है। नहीं तो फिर घर पे भी आप उसको, ये अगर जो कोई पेशेंट्स है उनको पॉसिबल नहीं रहेगा तो घर पे भी आप उसको नस्य जो है वो बोल सकते हो। सबसे लास्ट में आपको मैं नस्य का वीडियो दिखाता हूं, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसको आगे लेके जाएंगे। नासा स्राव और नासा अवरोध ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। मैंने जैसे बोला
कि अगर उसके नासा में कफज प्रतिशय रहेगा तो नासा का स्राव अधिक रहेगा, तो उसको आपको स्राव रोकने के लिए नागगुटी जैसे द्रव्य यूज करने होते हैं। अगर स्राव उसको ज्यादा है तो उसका पहला स्राव रुकाओ त्रिभुवन कीर्ति जैसे द्रव्य है, नागगुटी जैसे द्रव्य है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। और पेशेंट्स को अगर डाइजेशन अच्छा नहीं है, इंडाइजेशन है, और उसके वजह से उसको ये प्रतिशय हो रहा है, तो उसको दीपन पाचन औषधि, संजीवनी जैसे द्रव्य है वो ग्राही है, वो भी आपको स्राव कम करने में और डाइजेशन इंप्रूव करने में भी फायदे देते हैं। अगर प्रतिशय में शिर शूल रहेगा तो सर्पगंधा विथ मधु भी दे सकते हैं, या अनुतेल का नश्य या घृत नश्य भी आप दे सकते हैं। वातज प्रतिशय में आपको क्या सोचना है और पित्तज में क्या सोचना है और कफज में क्या सोचना है वो थोड़ा सा बता देते हैं। वातज प्रतिशय में आपको घृतपान के बारे में ज्यादा सोचना है। फिर जो हमारा विदारी गंधादि गण है, जैसे कि अश्वगंधा है, शतावरी है, बला है, शुंठ है, कवच बीज है, इसका सिद्ध घृत भी आप पेशेंट्स को पान के लिए दे सकते हैं। या अगर उसको दुग्ध पान में पिंपली, शुंठ, दशमूल, एरंडमूल सिद्ध दुग्ध पान भी देते हैं तो वातज प्रतिशय काफी अच्छा होने में फायदा हो जाता है। उसको नस्य के लिए घृत नस्य भी दे सकते हैं, या अनुतेल जैसा नस्य भी इसमें काफी अच्छा काम करता है शिरोविरेचन के लिए। अभ्यंतर औषधि में आपको उसको दशमूलारिष्ट जैसे द्रव्य है, या समीर पन्नक जैसे द्रव्य है, या लक्ष्मी विलास जैसे द्रव्य है, ये द्रव्य भी काफी अच्छे फायदे करते हैं। मैं तो वातज प्रतिशय में ज्यादा जो मेरा कॉम्बिनेशन है वो है तालिस आदि और कंटकारी, इसका पाउडर देता हूँ चूर्ण फॉर्म में। टैबलेट में कभी लक्ष्मी विलास, कभी श्वास कुठार, वो जब उसकी सिचुएशन देख के, और लिक्विड लिक्विड में मैं दशमूलारिष्ट देता हूँ। ये अगर 3 दवाई भी अच्छी तरह से देता हूँ, नस्य देता हूँ या दुग्धपान या घृतपान देता हूँ, इससे वातज प्रतिशय अच्छा ही होता है। उसको नस्य जो है यहाँ पे 4-4 बूंद से शुरू करके 12-16 बूंद तक आप आगे चले जा सकते हैं, और घर पे उसको 2-2 बूंद का नस्य जो है वो घर पे भी बोल सकते हैं। उसके लिए कवल जो है त्रिफला यष्टि का कवल देना है, क्योंकि वातज प्रतिशय में जो है आपको थोड़ा सा यष्टि का स्निग्धता चाहिए, इसलिए उसको वरा यष्टि का कवल दे दो। उसके साथ साथ नश्य के लिए मैंने जैसे वातज प्रतिशय में आपको धूमपान अगर देना है तो अमृत धारा का धूमपान आप वातज प्रतिशय में दे सकते हैं, या दशमूल चूर्ण का भी धूमपान आप उसको दे सकते हैं। मतलब वातज के लिए वातज जो भी घटक है उसके प्रतिशय के लिए उसके चीज यूज सकते हैं। पित्तज रक्तशय में वासा घृत सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है, या यष्टि घृत, दोनों में से कोई भी घृत अगर यूज करते हो तो सबसे बेस्ट रिजल्ट पित्तज और रक्तज प्रतिशय में मिलते हैं। मेरा सबसे फेवरेट ड्रग इसमें पित्तज रक्तशय में वो है वासावलेह, अच्छा रिजल्ट देता है। उसमें मेरा सीतोपालादि चूर्ण, यष्टि, धान्य, इसका मैं चूर्ण यूज करूंगा। पाउडर में घृत में यष्टि और वासा घृत यूज करूंगा, अवलेह में वासावलेह यूज करूंगा, और कवल में मेरा त्रिफला यष्टि, ये कॉम्बिनेशन इसमें फेवरेट है। और अगर ज्यादा ही खून जाता है तो रक्त स्तंभक जैसे वटी में यूज करता हूँ, लेकिन पित्तज प्रतिशय में इतने देने से काफी अच्छा फायदा होता है। और उसको अविपत्तिकर चूर्ण जैसा कोई तो भी अनुलोमक, उसको मृदु अनुलोमक देते रहो, इससे काफी अच्छा फायदा होता है। कफज प्रतिशय में उसको लंघन पे लाओ, लघु भोजन पे लाओ, वृक्ष आहार पे, मतलब जवार की सब्जी या कोई भी ड्राई फ्रूट्स या फुटाने जैसी चीजें, या दाल जो है, दाल सब वृक्ष है हमारी, तो कोई भी दाल का, मूंग है, मसूर है, चौड़ी है, ये दाल आप कफज प्रतिशय में यूज करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट दाल जो है वो है कुल्थी। कुल्थी का अगर आप यूश बना के या उसका आप काढ़ा बना के लेते हो, उसका सूप बना के लेते हो, तो कफज प्रतिशय काफी तुरंत फास्ट कम हो जाता है। तो कुल्थी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आहार है। दूसरा जो है मैंने जैसे बोला फुटाने यूज कर सकते हैं, जो चने के आते हैं, मतलब भूंजा हुआ चना, ये भी यूज कर सकते हैं, या मूंग, मसूर, चौली, ये भी आपको इसमें चलेगा, या जवार की रोटी या नाचना की रोटी, बाजरा की रोटी, वो वृक्ष भी है, उष्ण भी है, ये कफज प्रतिशय में आपको चलती है। लेकिन वातज प्रतिशय में आपको नाचनी और जवार, बाजरा नहीं देना है, जवार एक बार चल जाएगी। लेप जो है वो हमारा एक मतलब वचा है, हरिद्रा है, जो सब वृक्षण द्रव्य है,
उसका आप लेप भी उसके कफ के ऊपर, नाक के ऊपर लगा सकते हैं। वाचा हरिद्रा के लेप भी लगा सकते हैं, या वाचा हरिद्रादि गण के जो भी द्रव्य है उसको आप इसमें यूज कर सकते हैं। उसको तीक्ष्ण धूम में वाचा हरिद्रादि का तीक्ष्ण धूम दे सकते हैं। कवल में मैंने जैसे बोला वरा और यहाँ पे हरिद्रा देना है, हरिद्रा वृक्ष है। और उसको नश्य के लिए भी वाचा तेल यूज करना है। यहाँ पे षडबिंदु या अनुतेल यूज नहीं करना है, यहाँ पे वाचा तेल ही यूज करना है, क्योंकि उसका आपको रक्षण ही चाहते हो। तो तीक्ष्ण धूम के लिए मैंने जैसे बोला वाचा हरिद्रादिगण के द्रव्य, कवल के लिए वरा और हरिद्रा, और नश्य के लिए वाचा तेल। ये अगर आप यूज करते हो तो उसमें काफी अच्छा फायदा आपको मिल जाएगा। अभ्यंतर में नागगुटी है, कनकासव है, या कर्पूर आदि चूर्ण, ये मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है इसमें। कफज प्रतिशाय में नागगुटी है, त्रिभुवन कीर्ति भी मैं काफी यूज करता हूँ इसमें। नागगुटी है, कनकासव है, कफज प्रतिशाय में यू विल गेट गुड रिजल्ट विद दिस, ये हमेशा ध्यान में रखना। दुष्ट प्रतिशय जो है वो राज यक्षमा की जैसी चिकित्सा करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, दुष्ट प्रतिशय की चिकित्सा करते हो पेशेंट्स का बल बढ़ना चाहिए, उसका व्याधि बल जो है, व्याधि बल जो है वो कम होके उसका व्याधि प्रति क्षमता या प्रतिकारक क्षमता बल जो है वो बढ़ना चाहिए। फिर उसके लिए सुवर्ण मालिनी वसंत है, मधु मालिनी वसंत है, या लघु मालिनी वसंत है, ऐसे वसंत कल्प भी हमें इसमें यूज करने होते हैं। या इसके साथ साथ हमें उसका हेतु देखना होता है। दुष्ट प्रतिशय का हेतु कभी कभी मलावरोध रहता है, उसके वजह से भी होता है, कभी कभी आसुर अवरोध होता है, उसके वजह से भी होता है। बहुत सारी वजह दुष्ट प्रतिशय में होती है। इम्यूनिटी कम होने की डाइजेशन से एक वन ऑफ द रीजन होता है, उसका रेगुलरली हेतु सेवन एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है। तो आपको ये जानना है, समझना है कि ये हेतु के वजह से हुआ है, ये कोई व्याधि का वजह से हुआ है, या वेगावरोध के वजह से हुआ है, या और किसी के वजह से हुआ है। तो ये पहले आपको दुष्ट प्रतिशय के बारे में जानना है, समझना है, सोचना है, और फिर चिकित्सा करना है। ऐसा अगर आप चिकित्सा करते हो तो उसमें काफी फायदा होता है। सुवर्ण युक्त जो लक्ष्मी विलास है तो ये इसमें यूज कर सकते हैं आप। अगर इसकी फलश्रुति देखेंगे, एंड के कुछ स्लाइड्स में मैंने इन सबकी फलश्रुति डाली हुई है। अगर इनकी फलश्रुति देखेंगे लक्ष्मी विलास की, तो वो सुवर्ण युक्त अगर आप यूज करते हो तो वो काफी आपको अच्छी तरह से रिजल्ट्स दे सकता है। वैशादी वटी है, वैशादी चूर्ण है, या मरीचादि योग है, मरीच और गुड़ दही के साथ लेते, ये सिर्फ दुष्ट प्रतिशय में ही दही यूज कर सकते हैं। अगर उसका एक्यूट प्रतिशय रहेगा या अमावस्थे में प्रतिशय रहेगा तो आप दही यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मरीचादि योग जो है वो भी काफी अच्छा रिजल्ट्स देता है दुष्ट प्रतिशय में। अगर उसको बार बार प्रतिशय होता है, नाक बहता है, छींकें आती है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। या चित्रक हरित की जैसे अवले है, चित्रक का नाम ही अग्नि है और हरित की तो उदरस्त माता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो चित्रक हरित के अवले हमें है, तो वो भी आपको अच्छी तरह से पेशेंट्स की इम्यूनिटी बढ़ाने में फायदा देता है। रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस जो है, मैंने जैसे बताया आपको, बहुत सारे लोगों को टॉन्सिल्स या एडेनॉइड्स बढ़ते रहते हैं, तो उसमें टॉन्सिल्स के और एडेनॉइड्स के लिए मेरी चिकित्सा मैंने आपको बता दिया है। सूक्ष्म वरा है, गंधक रसायन या वरा गुग्गुल, कुकुट नखी गुग्गुल, ये पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से। अगर उसमें भी उसमें दो तीन कंडीशंस रहती है, वो पित्तज टॉन्सिलाइटिस भी होता है, वातज भी होता है, कफज भी होता है। पित्तज मतलब सरंभ उसको ज्यादा रहेगा, तो उस टाइम को आपको सीतोपलादी, यष्टि, धान्य ऐसे चूर्ण यूज करने पड़ेंगे। वातज जो होता है तो ड्राइनेस ज्यादा वहां पे रहता है, तो उसको उस समय आपको दशमूल, यष्टि इसके जैसे द्रव यूज करने पड़ेंगे। कफज जो है तो वो नाक भी कफ से भरा होगा और गला भी कफ से भरा होगा रहेगा उसको, तो उसको आपको कफग्न चिकित्सा करनी चाहिए। तो प्रतिशय और ये जो टॉन्सिलाइटिस है वो हाथ में हाथ डाल के काम करते हैं। तो मतलब प्रतिशय से थोड़ा आगे जाएंगे तो टॉन्सिलाइटिस एडेनॉइड्स होता है, थोड़ा आगे जाएंगे तो टॉन्सिलाइटिस होता है, और उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो कास होता है। कास के भी अलग अलग टाइप्स शास्त्र ने बताए हुए हैं। फिर वो वातज है, पित्तज है, कफज है, और यहाँ पे शतज और शयज ये कास स्पेशली बताए हुए हैं। तो इसके बारे में भी आपको, ये शतज है या शयज है, ये आपको सोचना है। उसके अगर हेतु देखेंगे तो प्रतिशय आगे जाके कास उत्पन्न करता है, लेकिन ऐसा भी होता है कुछ लोगों को बिना प्रतिशय के भी कास होते हैं। तो इसको बहुत सारे लोगों को अभी एक जो कास ज्यादा तरह से दिखता है वो है ड्राई कफ, और उसके दो वजह होते हैं। एक वजह होती है वो वातज रहेगा,
और दूसरी वजह रहती है वो पित्तज भी रहेगा, क्योंकि जो लोगों का एसिड रिफ्लक्स ऊपर आ जाता है वो लोगों में काफी कास, सूखा हुआ कास या सूखी खांसी रहती है, तो हमें ऐसा लगता है ये वातज रहेगा, लेकिन वो रहता है पित्तज कास। तो उसकी बाकी अगर आप अच्छी तरह से हिस्ट्री ले लेते हो तो आपको वातज और पित्तज कास को डिवाइड कर सकते हो अच्छी तरह से। अगर वो वातज कास रहेगा तो उसको दशमूलारिष्ट है, तालिसादी कंटकारी जैसी दवा है, सूक्ष्म वरा गंधक रसायन जैसी दवा है, ये वातज कास को काफी अच्छी तरह से ठीक करती है। और उसको मैंने जैसा कि त्रिफला और यष्टि का गार्गल, इसको भी फायदा करता है, पित्तज को भी फायदा करता है। सिर्फ तालिसादी कंटकारी की जगह पे आपको सीतोपलादी यष्टि यूज करना है। और सूक्ष्म वरा जो है मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है इसमें पित्तज कास में भी। और जरूरत पड़ी तो सूतशेखर जैसी द्रव्य हमें यूज करनी पड़ती है। और अनुलोमक के लिए अभिपत्तिकर जैसे द्रव्य या मृदु विरेचन, उसको मनुका फांट है या उसको का अपना बहावा मगज का फांट है, ये आप दे सकते हो। वातज पित्तज कफज इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको सबको पता है। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे फास्ट में। शुकपूर्ण गलाशयता, ये उसका पहला सिम्टम्स रहेगा। संप्राप्ति में अपान वायु जो है वो ऊर्ध्वगत हुआ रहता है और फिर वो उदान की गति को, प्राण की गति को रिवर्स कर देता है, उसके वजह से कास होता है। शुष्क कास के बारे में मैंने बताया। आर्द्र कास जो है वो कफ से सरम रहेगा। लक्षण में मैंने जैसे बोला कि सेम वातज में शुष्क कास रहेगा, बड़ी कष्टता से कफ निकलेगा और कफ निकलने के ऊपर अच्छा लगेगा। पित्तज कास में पीला वर्ण का कफ निकलेगा, कफज कास में तो गाढ़ा कफ निकलेगा। ये तो सिंपल है, उसको ज्यादा जानने की समझने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन वातज और में पित्तज में मैंने जैसे बताया कि उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट में आपको जाना चाहिए। शतज और क्षयज इसको भी समझना है। अगर उसको कहीं पे अगर लग जाता है, बॉडी को कहीं पे पार्ट पे कुछ लग जाता है या बाद में उसको वहां से खून आना शुरू हो जाता है, तो उसको शतज कास बोलते हैं। उसको मतलब खांसी ज्यादा रहेगी, सांस भी फूलेगी, प्यास ज्यादा रहेगी, उर में सुई चबने जैसी पीड़ा रहेगी, ये शतज कास में दिखता है। क्षयज में तो वो प्रतिलोम क्षय हो या अनुलोम क्षय हो, इसके बारे में आपको पहले समझना है और फिर उसको क्षयज कास को डायग्नोस करके उसकी अच्छी तरह से अगर आप ट्रीटमेंट करते हो, ये राजयक्ष्मा जैसी चिकित्सा क्षयज कास में होती है, इसको भी समझना है और इस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना है। कास में स्नेहन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैंने जैसे बोला कि अगर वात कास रहेगा, उसको तिल और गुड़ इसका कॉम्बिनेशन आप अगर देते हैं बना के, या पेशेंट को घर पे भी लेने को बोलते हैं, तो उसका अच्छी तरह से वातज कास कम होता है। अगर पित्तज कास रहेगा तो उसको काला काला किशमिश या मनुक्का का फांट अगर पेशेंट्स को लेने को बोलते हैं, तो उसका पित्तज कास काफी कम हो जाता है। कि मनुक्का फांट से दो काम होते हैं, पित्त का अनुलोमन भी होता है और वहां पे मनुक्का जो है वो भी कास शामक भी है। तो इस तरीके से पित्तज कास में, अगर कफ कास में हम उसको काला मिरी शहद के साथ लेने को बोलते हैं, तो भी कफज कास कम हो जाता है। ये तो तीनों घर के ऊपर क्या कर सकते हैं, या आप जो दवा देंगे उसके साथ अनुपान क्या दे सकते हैं, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। पेशेंट्स को इंपॉर्टेंट आपको ये है कि सबसे पेशेंट्स को वातज कास रहेगा तो शतावरी तेल जैसा अनुवासन आप देंगे तो भी पेशेंट्स का वातज का, या चिंचा लवण तेल का अगर अनुवासन देते हैं। अगर कोई पेशेंट वात पित्तज रहेगा तो शतावरी तेल का अनुवासन दे दो। कोई पेशेंट्स अगर सिर्फ वातज रहेगा तो उसको चिंचा लवण तेल का अनुवासन दे दो, इससे भी पेशेंट्स का कास कम हो जाता है। तो ये भी आपको जानना है, स्नेहन संवेदन करके उसको अनुवासन दे दो। अगर पित्तज कास का पेशेंट है तो उसको अच्छी तरह से पंचतिक्त घृत का स्नेह पान करा के अच्छा उसको त्रिवृत्त लेह का विरेचन अगर दे देते हो, तो पेशेंट्स का जो तमक श्वास के कोई पेशेंट्स है या कोई भी पित्तज कास के पेशेंट्स है, उसमें काफी अच्छा फायदा हो जाता है। संक्षेपण में मैंने जैसे बोला कि आपको यहाँ पे अगर पित्तज पेशेंट्स रहेगा तो सूतशेखर यूज करना है, वातज रहेगा तो लक्ष्मी विलास यूज करना है, कफज रहेगा तो नागगुटी यूज करना है। ये तो एकदम सिंपली 3 ड्रग को आपको ध्यान में रखना है, वातज, लक्ष्मी विलास, पित्तज सूतशेखर
और कफज नाकगुटी, इनको अगर आप अच्छी तरह से यूज करते हैं तो ये कास जो है वो अच्छी तरह से कम हो जाते हैं। वैसे ही चूर्ण में, चूर्ण अगर आप यूज करना है तो वातज तालिसादी, पित्तज सीतोपलादी और कफज कर्पूरादि, ये सिंपली ध्यान में रखना है। लिक्विड में असवारिष्ट में कफज कनकास, वातज दशमूलारिष्ट और पित्तज वासावलेह, इसको अगर आप देते हो तो मतलब मैंने एक टैबलेट बता दिया, एक चूर्ण बता दिया, एक लिक्विड बता दिया, यही आप अगर करते हो, और मैंने गार्गल के लिए पाउडर बता दिया, त्रिफला और यष्टि वातज में, त्रिफला और यष्टि पित्तज में, और त्रिफला और हल्दी कफज में, इसका गार्गल दे दो, ये प्रिस्क्रिप्शन बनाओ आपका, और वो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिसका अनुलोमक नहीं होता होगा, अगर वो वातज रहेगा तो उसको गंधर्व हरित की दे दो, अगर वो पित्तज रहेगा तो उसको अविपत्ति कर यष्टि ऐसा दे दो, अगर वो कफज रहेगा तो उसको त्रिफला सोनामुखी आरोग्यवर्धिनी ऐसे द्रव्य देके उसका अनुलोमन करना, जो वृक्ष भी करते हैं, रुक्षण भी करेंगे और अनुलोमन भी करेंगे। तो आरोग्यवर्धिनी जैसे ड्रग है वो अनुलोमक भी अच्छा करते हैं, रुक्षण भी करते हैं, और कफ भी कम करने में फायदा करेंगे। तो आपको एक अनुलोमक हो गया, एक टैबलेट हो गया, एक लिक्विड हो गया, एक चूर्ण हो गया, गार्गल भी हो गया। नस्य के बारे में, पित्तज रहेगा तो घृत का नस्य कर दो, वातज रहेगा तो अनुतेल या बिंदु तेल का नस्य करो, और पेशेंट्स पित्तज रहे सॉरी कफज रहेगा तो वचा तेल का नस्य करो। तो ये आपको नस्य के बारे में पता चला। पेशेंट कफज का रहेगा वमन करो, पित्तज का रहेगा विरेचन करो, और वातज का रहेगा तो अनुवासन बस्ती मैंने जैसे बोला, प्योरली वात रहेगा चिंचा लवन कर दो, और पेशेंट्स को प्योरली वात नहीं रहेगा, वात पित्त कोलेब्रेशन में रहेगा तो शतावरी तेल का करो। अभी पेशेंट्स को वातज रहेगा तो उसको स्थानिक स्नेहन स्वेदन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। छाती पीठ को अगर आप शतावरी तेल प्लस अमृत धारा ये कॉम्बिनेशन करते हो और छाती पीठ को अच्छी तरह से लगाते हो तो पेशेंट्स के कफ जो है वो छूटने में फायदा हो जाता है, और कफ जितना अच्छा छूटता है उतना पेशेंट को आराम मिलता है। तो स्थानिक स्नेहन विद शतावरी तेल प्लस अमृत धारा, और स्थानिक स्वेदन फिर वो कपड़े से या हीटिंग पैड से, या पॉसिबल रहेगा ओपीडी में पेशेंट आता है तो नाड़ी स्वेद कर दो। इस तरीके से आपको सर्दी और खांसी को अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। सिर्फ अभी कौत ये घृत मैंने बता दिया आपको, सब इसका मैंने प्रॉपरली बता दिया आपको, पित्तज के बारे में बता दिया। शतज काश में सिर्फ आपको थोड़ा जीवनीय द्रव्य देने होते हैं, जैसे कि शतावरी है, अश्वगंधा है, बला है, ये द्रव्य देने होते हैं, और पित्तज काशवत चिकित्सा करनी होती है। इसमें लाक्षा सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। फिर लाक्षा चूर्ण घृतपान के साथ दे दो शतज काश में, जिसका खून आता है खांसने के बाद, खून जो लोगों का आता है और वो भी छाती से आता है, वो लोगों में आपको लाक्षा चूर्ण प्लस घृतपान ये सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं। मृदु विरेचन वगैरह ये तो मैंने आपको बता दिए। क्षयज काश में आपको वसंत कल्प यूज करने ही होते हैं। फिर आप लघु मालिनी, सुवर्ण मालिनी, वसंत कुसुमाकर या मधुमालिनी, ये चार जो वसंत कल्प है वो आपको आंख बंद के क्षयज काश में यूज करने ही है। उसके बाद आप सुवर्ण युक्त लक्ष्मी विलास ये यूज कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छा आपको रिजल्ट दे देगा। उसके साथ साथ पेशेंट्स का शोध थोड़ा सा शमन करके उसको बल्य चिकित्सा जो है वो ज्यादा देनी पड़ती है, उसमें शतावरी अश्वगंधा ये चीजें ज्यादा यूज करनी होती है आपको शेयर्स कास में। वही बताया यहाँ पे, ये मैंने कुछ रेफरेंस निकाले हैं। कोई भी ड्रग यूज करना रहेगा तो मैं यहाँ पे 2 मिनट में आपको लिस्ट डाल देता हूँ, इतना द्रव्य का स्टडी आप अच्छी तरह से कर लो। 1 मिनट।
एक द्रव्यों की लिस्ट मैं यहाँ पे डाल रहा हूं। वो द्रव्यों के बारे में आपको अच्छी तरह से वो द्रव्य ग्रंथों में पढ़ना है, और उसका एक टेबल अगर बनाएंगे कि कौन सा द्रव्य कहाँ पे यूज होता है, तो वो भी आपको अच्छी तरह से फायदा देगा। यहाँ पे मैंने नागबुटी के बारे में लिखा है, उसका ग्रंथोक्त जीर्ण प्रतिशाय में, श्वास में, उरशूल में, अरुचि में, प्रतिशाय में, अतिसार में, शिरशूल में, अजीर्ण में, उदर गौरव में ये काम अच्छा करता है। तो पेशेंट्स अगर इस रिलेटेड सिम्टम्स रहेंगे तो नागबुटी ज्यादा दे दो। पेशेंट्स को अगर लक्ष्मी विलास मैंने सुवर्ण एक तो बताया, तो वो तो काफी उसकी फलश्रुति देखेंगे तो अष्टादश विध मतलब प्रमेय में, कुष्ठ में, विंशति प्रमेय में और अष्टादश कुष्ठ में उसका अच्छी तरह से रोल है। तो अगर प्रमेय उत प्रतिशय पेशेंट्स आता है या कुष्ठ उत प्रतिशय आता है तो ड्रग ऑफ चॉइस लक्ष्मी विलास बन जाएगा। तो आपको इसके बारे में भी सोचना है, मतलब ड्रग को किस तरीके हमें समझना है। तो अभी आपके पास जो है कुष्ठ के भी काफी पेशेंट्स रहते हैं, प्रमेय के काफी पेशेंट्स रहते हैं, और उनको उसके साथ साथ उनको प्रतिशय रहेगा या कास रहेगा या श्वास रहेगा। तो इसमें भी आप लक्ष्मी विलास जो है वो यूज कर सकते हैं। नारदीय लक्ष्मी विलास जो है वो काफी अच्छा रिजल्ट देती है, इसको अच्छी तरह से आप यूज करना है। उसके बाद त्रिभुवन कीर्ति मैंने जैसे बोला कि आपको अगर ज्वर की कंडीशंस रहेगी, पेशेंट्स अगर सिंपली आपके पास एक्यूट कंडीशंस में आता है, तो एक्यूट कंडीशन का मेरा प्रिस्क्रिप्शन एकदम सिंपल है, वो है त्रिभुवन कीर्ति, महासुदर्शन काढ़ा, और जो दोष रहेगा, वात है, पित्त है, कफ है, उस हिसाब से ये त्रिभुवन कीर्ति, शुद्ध शेखर, या मैंने जैसे बोला कि नागबुटी, ये क्या यूज करना है वो देख के उस हिसाब से उसको एक्यूट कंडीशंस में दिया जाता है। और चूर्ण में कर्पूरादि वगैरह चूर्ण दिया जाता है एक्यूट कंडीशन। सामावस्था में कर्पूरादि चूर्ण, त्रिभुवन कीर्ति, नागबुटी, इसका कॉम्बिनेशन, और महासुदर्शन काढ़ा, ये चार चीजें अगर आप देते हो तो पेशेंट तुरंत रिजल्ट्स मिलता है। अगर कफ ज्यादा रहेगा तो उसको अदरक सोरस के साथ शहद लेने को बोलो, पेशेंट्स का कफ जो है वो तुरंत कम हो जाता है, सर्दी खांसी कम हो जाती है, और पेशेंट्स विद इन 2 to 3 डे ठीक होता है। महासुदर्शन काढ़ा, त्रिभुवन कीर्ति, नागबुटी, ये जो और मैंने कर्पूरादि चूर्ण, ये मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है, वो तुरंत पेशेंट्स को ठीक करता है। और अदरक सोरस विथ शहद, ये इसका अनुपान है। थोड़ा देना है लेकिन, क्योंकि पित्त का पेशेंट रहेगा तो तकलीफ होगी। ये सीतोपलादि चूर्ण है, इसका अगर आप फलश्रुति देखेंगे तो श्वास, कास, क्षय, हस्तपाद, अंगदाह, मंदाग्नि, सुप्त जिह्वा, पार्श्वशूल, अरोचक, ज्वर, ऊर्ध्वगत रक्त, पित्त, इसमें सीतोपलादि चूर्ण यूज होता है। तो ये अगर आपके ध्यान में रहेगा, इसका टैबलेट आप एक बार कर लेते हो, तो कोई भी पेशेंट्स को सीतोपलादि चूर्ण देते वक्त आपको ये ध्यान में रहेगा, उसको हस्तपादांग दाह है तो सीतोपलादि चूर्ण ड्रग ऑफ चॉइस हो जाता है। इसी तरह से हमें एक एक ड्रग को समझना है। शुद्ध शेखर की अगर फलश्रुति देखेंगे तो अम्ल पित्तग्न, मैंने जैसे बोला कि जो कास पित्त की वजह से आता है, तो जो पंचकास को ठीक करने वाला शुद्ध शेखर है, सिर्फ पित्तज कास को नहीं, वातज को भी करता है, कपज को भी करता है, रक्तज को भी करता है। तो इतनी काफी अच्छी उसकी फलश्रुति है। उसके साथ उदावर्त है या राजयक्षमा है, इसमें भी मैंने जो बोला शयज कास में भी शुद्ध शेखर अच्छी तरह से काम करता है। उसके साथ उसके बाद दशमूलारिष्ट, मैंने जैसे बोला कि वातज कास में सबसे श्रेष्ठ द्रव्य है। श्वास कुष्ठार अगर देखेंगे तो कास, श्वास, मंदाग्नि, वात श्लेष्मा अमयशु, वात कफज अगर कंडीशंस रहेगी या सन्निपातिक रहेगा, या उसके साथ मूर्छा भी पेशेंट्स को रहेगी, या अपस्मार जैसे पेशेंट्स रहेंगे। देखो ये कॉम्बिनेशन हमेशा ध्यान में रखना है। अपस्मार वाला पेशेंट्स है और उसको सर्दी खांसी हुई तो श्वास कुठार ड्रग ऑफ चॉइस बन जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से कंडीशंस पे आपको, या अतिमोह पेशेंट्स अगर रहेगा, वो मूर्छा में चक्कर आती है, उसको सर्दी खांसी होने के बाद चक्कर आती है, तो उसको श्वास कुठार का प्रधमन नस्य भी किया जाता है, उससे भी पेशेंट्स काफी तुरंत रिजल्ट्स आता है। जिसको चक्कर आई रहती है या उसको आंख के ऊपर तम प्रवेश है, ऐसे लोगों को श्वास कुठार की जो गोली है उसको बारीक कर दो और उसके नाक में प्रधमन से फूंक दो, तो उससे क्या होगा, तो पेशेंट्स का तुरंत उसका जो तमो प्रवेश है वो कम हो जाता है, मूर्छा कम हो जाती है,
अति महत्व कम होते हैं, ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। मैंने ये पेशेंट देखे हुए हैं, ऐसी ट्रीटमेंट की हुई है और उसके रिजल्ट्स भी तुरंत मिलते हैं, ये ध्यान में रखना। या कोई भी अपना पंचकर्मा करते रहते हैं और उसको ऐसा मूर्छा आती है, अतिमोह होता है, तो उसी में भी आप कर सकते हैं। श्वास कुठार सबसे अच्छा ड्रग ऑफ चॉइस है। गंधक रसायन मैंने जैसे बोला कि वातज कास में या जहां पे सरंब ज्यादा है या कुष्ठ का व्याधि है, क्योंकि कुष्ठ और त्वचा विकार और प्राण व स्रोतस हाथ में हाथ डाल के काम करते हैं। तो आपको अगर त्वचा विकार पेशेंट्स को होता रहेगा और वो ठीक होने के बाद उसको सर्दी खांसी होती रहेगी, तो वो पेशेंट्स को गंधक रसायन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। तो आपको यहाँ पे भी देना है, वहां पे भी देना है, कंटिन्यू रसायन हो 365 डेज तक आप उसको अच्छी तरह से दे सकते हो। अनुतेल की तो फलश्रुति काफी बड़ी है, लेकिन हम अभी प्रतिशय और कास में ही उसके बारे में सोचेंगे। तो आप जो यहाँ पे क्लिनिक पे आके जो करते हैं ड्रॉप, वो 4 ड्रॉप से या 6 ड्रॉप से शुरू करना है। हर दिन 2 ड्रॉप बढ़ाते जाना है, अप टू 16 ड्रॉप्स आप अनुतेल का नश्य कर सकते हैं। उसके साथ साथ वासावलेह है। वासावलेह का मैंने जैसे बोला कि राजयक्ष्मा है, कास है, पार्श्वशूल है, रुद्धशूल है, रक्तपित्त है, ज्वर है और पित्त की कंडीशन है, उसमें सबसे बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस इज वासावलेह। कंटकार्यावलेह वातज कास है, पेशेंट्स को रिकरेंस के लिए आपको अवॉइड करना है, पेशेंट्स का रिकरेंस नहीं होने देना है, तो आपको यूज करना है कंटकार्यावलेह। उसका हिक्का, अरति, श्वास, कास, इसमें स्पेशल काम होता है। बहुत सारे पेशेंट्स को हिक्का आता रहता है, तो ड्रग ऑफ चॉइस आपको कंटकार्यावलेह हो सकता है। और दूसरा कंटकार्यावलेह का दूसरा यह है, देखो पित्तज कास का रहेगा तो पेशेंट्स को ज्यादा दिन के लिए वासावलेह आप एज अ रसायन करके दे दो। वातज कास का रहेगा तो कंटकार्यावलेह दे दो, और कफज कास का रहेगा तो च्यवनप्राश दे दो। औषधि चूर्ण ये भी मैंने आपको टाइम पे बताया था। साम पिनस में ये देखो औषधि का काम जो है कि तुरंत पेशेंट्स आया है और 2-4 दिन से उसको सर्दी खांसी हुई है, तो इसमें उसको आप औषधि चूर्ण जो है वो दे सकते हैं। पथ्यादिकात बहुत सारे पेशेंट्स को जो है कि सर्दी की वजह से पीड़ा होती रहती है, सर दर्द होता है, चक्षु पीड़ा होती है, नाक में दर्द होता है, कान में दर्द होता है, तो वो पेशेंट्स में पथ्यादि वटी भी आती है, पथ्यादि काढ़ा भी आता है। तो ये आप अगर पेशेंट्स को देते हैं तो उसकी कोई भी पीड़ा, तो फिर वो शिरोरुजा रिलेटेड जो भी ऊर्ध्व चतुर्गत कोई भी पीड़ा जो है वो पथ्यादि से काफी अच्छी कम होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी एक आपको एक वमन का और एक इसका नश्य का फोटो, ये वीडियो दिखाते हैं आपको। कोणीतरी टाकलं ना याच्यावर. याच्यावरच आहे ना. वेगावरोध भी आपको ध्यान में रखना है। 2 वेग से मल वेगावरोध का भी लक्षण प्रतिशय है और अश्रु वेगावरोध का भी लक्षण प्रतिशय है, तो आपको ये वेगावरोध भी हमें ध्यान में रखना है दोषों के साथ साथ। धातु क्षय का लक्षण भी प्रतिशय है, तो धातु भी हमें ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हमें अगर अच्छी तरह से ध्यान में रखते हैं तो हमें कोई भी केस जो है ठीक करने में दिक्कत नहीं आती है। तो उसको दोषों में डिवाइड कर दो, अवस्था में डिवाइड करो। ये ऊपर का है नीचे का है, ये दोनों एक ही? ऊपर वाला ऊपर वाला अच्छा है। नस्य
जाएगा। स्नेहन कैसा करना है देखो। सॉरी ये नहीं वीडियो, आइडियली मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ वीडियो, ये आइडियली वीडियो नहीं, लेकिन नशे के बारे में आप ध्यान में रखो। नशे में पहले आपको स्नेहन करना होता है स्थानिक, उसके बाद स्वेदन करना होता है, स्वेदन के बाद नस्य मतलब नाक में दवा छोड़ना होता है, नस्य के बाद आपको कवल करना होता है। मैंने जैसे बताया कि सीक्वेंस में स्नेहन शतावरी तेल से कर सकते हैं, स्वेदन आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। इनडायरेक्टली स्वेदन भी कर सकते हैं, मतलब गर्म पानी में टॉवेल डुबो के उसका स्टीम दे सकते हो, और दूसरा जो है डायरेक्टली हम जैसे स्टीमर में वाप लेते हैं वैसा भी वाप ले सकते हैं। तीसरा मैंने बताया कि नाक में ड्रॉप डालना है। चौथा जो बताया मैंने, उसके बाद कवल करना है। अगर कफज रहेगा तो त्रिफला हरिद्रा, वातज और पित्तज रहेगा तो त्रिफला यष्टि का कवल करना है, और उसके बाद धूमपान करना ही है। फिर उसको वचा हरिद्रादि गण का जो धूम है उसके पान पेशेंट्स को करना है, या दशमूल का भी धूमपान आप पेशेंट्स को कर सकते हैं। इस तरीके से आपको नस्य करना है। वमन भी उस तरीके से ही करना है। वमन का जो है पेशेंट्स में वमन, विरेचन, नस्य और बस्ती, ये पंचकर्मा भी प्रतिशय में काफी यूज होते हैं, दुष्ट प्रतिशय में या पुराने प्रतिशय में, और उसके रिजल्ट्स काफी मिलते हैं। अभी ये लेक्चर से मुझे लगता है कि आपको एक्यूट कंडीशंस में क्या क्या ड्रग यूज करने चाहिए उसकी एक लिस्ट मिल गई। दूसरा जो है उसका एक दिशा मिल गई। 1 घंटे में आपको मैं ये पूरा पढ़ा नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको दिशा देने का काम जो है, बेसिक पेशेंट आया तो मैं क्या दे दूं और उसमें मेरी देने में गलती ना हो, इसके बारे में हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। प्रतिशय अगर आप पढ़ने जाएंगे तो उसको मतलब 6 महीने भी पढ़ा तो भी कम है, इतना ध्यान में रखो। हमें बेसिक क्या करना है, गलत नहीं होना चाहिए। मैंने मतलब तालीस आदि मैंने पित्तस प्रतिशय में दी, इतनी तो भी बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए। सीतोपालादि मैंने कफस प्रतिशय में दी, इतने तो भी बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा ड्रग हमें कहाँ यूज करना है ये अच्छी तरह से जानना है, समझना है, और उसी के तरह से हमें पेशेंट्स को ठीक करना है। हमारे दिमाग में ना एंटीबायोटिक आना चाहिए, ना एनएसआईडी आना चाहिए, ना कोई पेन किलर आना चाहिए, ना कोई एलोपैथी का मेडिसिन आना चाहिए। हम अगर ये 10-15 मेडिसिन का अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, अच्छी तरह से यूज करते हैं, तो लिटरली आपको कोई भी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी एंटी फीवर की ड्रग की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई सिट्रिजिन या कोई भी लिवोसिट्रिजिन की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा त्रिभुवन कीर्ति, नागगुटी, लक्ष्मी विलास, सुदशेखर, व्यशादि चूर्ण, तालिसादि चूर्ण, सीतोपलादि चूर्ण, ये सब पेशेंट्स अच्छी तरह से रिजल्ट देते हैं। गंधनाश के लिए हमें विद्ध कर्म भी करना होता है, और नश्य जो है शीरबला तेल का नश्य देना होता है, क्योंकि गंधनाश में नर्व के एंडिंग जो है वो ब्लॉक हुए रहते हैं, तो वहां पे हमें ब्लड सर्कुलेशन, जो विद्ध कर्म करते हैं ये दोनों नॉस्ट्रिल्स के नीचे और बराबर यहाँ के ऊपर, इसलिए विद्ध कर्म करना है 26/2 के निडल से। और उसके साथ साथ आपको शीरबला तेल का 8 दिन का प्रॉपर नशे करना है। उसके बाद में आपको कंटिन्यूएशन में विद्ध कर्म और शीरबला तेल का घृत, शीरबला तेल का
मर्शनस्य ऐसा चालू रखेंगे तो गंधनाश चला जाता है। उसके ऊपर भी अगर उसके ब्रेन में कुछ रहेगा, गंधनाश जाने की वजह लोकल है या सार्वदेहिक है, ये भी आपको समझना है। अभी आप अगर देखते रहेंगे कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों की गंधनाश हो गए, लेकिन वो 3 महीने में 4 महीने में कुछ लोगों के रिटर्न्स अपने आप आ गए। तो ये भी देखना है कि कोई वायरस ऐसा है जो आपके शरीर के नर्व को कंपैरेटिवली डैमेज करता है टेम्पररी लेवल पे, और आपकी जैसी इम्यूनिटी बढ़ जाती है आपकी वो डैमेजिंग जो है वो चली जाती है। तो ये भी आपको अच्छी तरह से जानना है। तो इस तरीके से आप जानो समझो। अभी बहुत सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन से लेके थोड़ा सा दिक्कत है। लास्ट टाइम हमने लेक्चर्स में बताया था कि हम रात तक जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका 10,000 तक करेंगे, 2,000 हमें उसके ऊपर डिस्काउंट देंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बाद में ये लेक्चर ज्वाइन किया, उनको हम ज्वाइन किया या उन्होंने बाद में लेक्चर देखा तो उन्होंने काफी लोगों के फोन आए, सर रिक्वेस्टली हमें भी 10,000 में कर दो। तो हमने हमारी टीम ने ऐसा डिसाइड किया है कि आपको अभी जो ये कोर्स है वो 10,000 में ही होगा, क्योंकि एक को 12,000 और एक को 10,000 ऐसा करना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमने ये कोर्स की फी 12,000 को कम करके 10,000 ही रखी है। लेकिन आप इसके लिए जो है थोड़ा सा लिमिटेशंस रहेगा, आपको जितना पॉसिबल होगा उतना जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कर दो। और ये जैसे आपने सर्दी खांसी अच्छी तरह से समझी है, इसके साथ हर एक बीमारी को आप समझेंगे। एक्यूट कंडीशंस में क्या देना है, क्रोनिक कंडीशंस में क्या देना है, ये अगर हम समझेंगे और अच्छी तरह से रिजल्ट देंगे। प्रेगनेंसी में जो प्रतिशत आता है यो भी देखना है, वातज है, पित्तज है, कफज है। सिर्फ प्रेगनेंसी में त्रिभुवन करती, नागबुटी ऐसे जो बचनाग युक्त ड्रग है वो यूज नहीं करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा कर्पूरादि चूर्ण, सीतोपलादि चूर्ण, तालिसादि चूर्ण ये यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा ही तकलीफ रहेगी तो आसो अरिष्ट में आसो अरिष्ट भी कम से कम यूज करना है। उसमें थोड़ा यूज कर सकते हैं, इतना तुरंत साइड इफेक्ट कुछ नहीं हो सकता उसका, लेकिन कम से कम यूज करना है। लेकिन चूर्ण के ऊपर या जनरली प्रेगनेंसी का जो प्रतिशत रहता है वो थोड़ा क्षयज भी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो उसके लिए आप सादा सुधशेखर भी यूज कर सकते हैं, या सुवर्ण मालिनी वसंत, मधु मालिनी वसंत या लघु मालिनी वसंत, ये वसंत कल्प जो है वो आप प्रेगनेंसी में काफी अच्छी हद तक यूज कर सकते हैं, उसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन ये जो कर्पूरादि, सीतोपलादि, तालिसादि चूर्ण है, व्यवसादि चूर्ण है, ये अमेजिंग ड्रग है, वो काफी अच्छे रिजल्ट देते हैं। सिर्फ अनुपान उनका अच्छा होना चाहिए। वातज रहेगा तो तिल गुड़ यूज करो, पित्तज रहेगा तो घृत या मनुका का फांट यूज करो, कफज रहेगा तो अदरक, और सिर्फ प्रेगनेंसी में अदरक मत यूज करना, शहद यूज करना। ठीक है, इस तरीके से आपको आज बात करके अच्छा लगा। मुझे लगता है आप सबको ये सेशंस अच्छा लगा होगा। जितना हो सके आप हमसे जुड़े रहो। और आज एक बात और बताना चाहता था, लास्ट वीक ही हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के, आयुष की जो कॉन्फ्रेंस में उसमें प्रेजेंट हुआ था। हमें ऐसे लगता है कि हम अभी तक इतना अच्छा कुछ नहीं करते, तो फिर सोचो आपकी क्या कंडीशंस होगी। तो हमें और अच्छा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, हमें और अच्छा प्रेजेंटेशन चाहिए, हमें और अच्छा रिजल्ट चाहिए, हमें और अच्छा तरीके से लोगों के सामने जाना चाहिए। जिनके पास कुछ नहीं है वो लोग आज करोड़ों में वहां पे कमा रहे हैं, और जिनके पास सब है वो हाथ पे हाथ बैठे एक ही जगह पे बैठे रहे हैं। तो हमें भी ओवरसीज कैसा प्लान कर सकते हैं, आप जुड़े रहो। जब भी चांस मिलेगा सब साथ में जाके वहां पे भी दुनिया को अपने मुट्ठी में आयुर्वेद की तरफ से ला सकते हैं, क्योंकि मोदी जी का संकल्प है 100 देशों में आयुर्वेद को फैलाना है। ऑलरेडी उनकी जो टीम है वो ये काम कर रही है। उनको लगेंगे वो है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, वो भी प्योर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। तो आप उसके लिए भी तैयार हो जाओ। आपको भी जैसे ही चांस आता है सब लोगों को साथ लेके हम काम करेंगे, आपके भी साथ काम करेंगे। धन्यवाद।